Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the Government of India Act of 1919. In our previous videos we have discussed about different types of acts starting from the Regulating Act of 1773, and in our last video we have discussed about the features of the Act of 1909. But in this video we will understand about what were the important features of the Government of India Act of 1919 and who were the Viceroy and the uh, Secretary of State for India at that time. Okay, I have made some important points. We are going to discuss on that points. So let's begin our video. Okay, so first thing was on August 20, 1970, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि पहली बार ये डिक्लेयर किया गया था कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ग्रेजुअल मतलब कि क्रमशः जो है उनका जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करना इंडिया में, वो उनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज थस इनएक्टेड विच केम इन टू फोर्स इन 1921. ओके, जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक, उसको लागू किया गया. सबसे पहले तो वो जो पास हुआ तो 1919 में, और जो उसको जो फोर्स में आया था वो आया था 1921 में. This act is also known as Montagu-Chelmsford Reform because at that time Montagu was the Secretary of State for India and Chelmsford was the Viceroy of India. Okay, so now we are going to discuss about some features of this act. It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. क्या हुआ था इस एक्ट में कि this in this act they basically relaxed the central control over the provinces by separating the central and the provincial subject. इन्होंने क्या किया था कि लिमिट्स तय कर दी थी, ठीक है, सेंट्रल का कंट्रोल को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, ठीक है, बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. सो जो सब्जेक्ट सेंटर में थे और जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनको जो है अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया था. एंड द सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वे authorized to make laws on their respective list of subjects. सेंट्रल और प्रोविंसेस, जो जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, उनको ये अधिकार दे दिए गए थे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जो लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग जो है लॉज बनाएंगे. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी. लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था, द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट विल बी सेम, दैट इज़ सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी. उसमें कोई उन्होंने चेंज नहीं किया था. बट इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स. ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. हु व्हाट वेर दे, दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो था वो उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, वो करेगा हमारा गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर गवर्नर करेंगे मिनिस्टर्स की मदद से, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति. एंड द रिजर्व सब्जेक्ट्स वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो भी एडमिनिस्टर गवर्नर के द्वारा ही किए जाएंगे, बट वो गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करेगी. और इस केस में वो लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. ओके, एंड दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज दयारकी. इसी को ही दयारकी कहा गया था. ओके, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल था. इससे उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं हुआ. ठीक है, एंड देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई क्रैमलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री. इसमें एक चीज़ और की गई कि बाई क्रैमलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, देयरफॉर द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस, ठीक है, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड ए लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली.
एंड द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वेयर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। क्या किया गया सबसे पहले, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार जो है बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें आया, डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें आया, ठीक है। और जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बाई कैमर लेजिस्लेचर आ गया, ठीक। मतलब कि एक हो गया अपर हाउस हमारा, एक हो गया लोअर हाउस। अपर हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कहा गया। ओके, बट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज वे चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स की थी वो ज़्यादातर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियंस। क्या हुआ, जो 6 मेंबर थे वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें 3 जो थे, 3 को इंडियन होना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये नया कॉन्सेप्ट लाया इसमें, इन्होंने इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट में, ठीक है। एंड दे एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ठीक। इसमें क्या किया इन्होंने कि एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, किस 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 को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को एंड यूरोपियंस को। एंड इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने फ्रेंचाइज दी कुछ लिमिटेड लोगों को, ठीक है, किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया in London and transferred to him some of the functions performed by Secretary of State for India, ठीक। क्या किया इस एक्ट में इन्होंने, एक नया ऑफिस सेटअप किया गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का, ठीक है, कहाँ पे, लंदन में जो है सेटअप किया गया। और इसमें क्या था, उसका जो फंक्शन था वो क्या नाम, कुछ जो फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करते थे उन्हीं के कुछ फंक्शंस को उनको दे दिया गया कि आप जो है इनको हैंडल करेंगे, ठीक है। कुछ जो है अधिकार उनको दे दिए गए। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप हुआ, गठन किया गया, ठीक है। और एक सबसे पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को जो सेटअप किया गया था वो 1926 में किया गया था, जो क्या करता था, रिक्रूटमेंट करता था सिविल सर्वेंट्स की। एंड इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट, ठीक। पहली बार क्या किया गया, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया कि जो प्रोविंशियल बजट थे उनको क्या नाम, एक अधिकार दे दिया गया, ठीक है, कि वो लोग भी अपना बजट जो है अपने अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही लॉ या नियम बना सकते हैं, ठीक। तो ये एक नई चीज़ इसमें ऐड की गई। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन its working after 10 years of its coming into force. What they have done, they have appointed a separate statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force. Okay, so these were some of the important points which were came after which were there in the Government of India Act 1919. If we talk about the important points, the first one was they relaxed the central control of the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. Okay, the second was the transferred subjects and the reserved subjects. They divided the provincial subjects into two parts, that were the transferred subject and reserved subjects. Viceroy Executive Council consists of 6 members, in which 3 has to be Indians. Okay, and what important thing was happened in London was they established a new office for the High Commissioner of India in London. Okay, and that High Commissioner has to perform some functions which were performed by the Secretary of State for India.